नमस्कार, हमर छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बस्तर से आए माओवादियों से परेशान लोग राज्य के डिप्टी सीएम विजय शर्मा से मिलने पहुंचे और इस मामले पर विजय शर्मा ने कहा कि आईडी ब्लास्ट से जो जीवन भर के लिए अपंगता के साथ जीने के लिए मजबूर हो गए हैं, नक्सलियों ने बस्तर के गांव-गांव में विकास के मार्ग पर आईडी बिछा रखा है। और आपको बता दें कि आईडी में कोई नहीं पहचानता, ना ही गांव वालों को पहचानता है और ना ही जानवरों को पहचानता है, ना ही मीडिया को पहचानता है। उस आईडी के ब्लास्ट होने से गांव वाले हमेशा दहशत में रहते हैं। से जो परमानेंटली डिसेबल्ड हो गए, जो जीवन भर के लिए अपंगता के साथ जीने के लिए मजबूर हो गए, नक्सलियों ने बस्तर के गांव-गांव में विकास के मार्ग पर आईईडी बिछा रखा है। और इसी आईईडी में जो आईडी किसी को नहीं पहचानता है, ना ही वो आर्म फोर्सेस को नहीं पहचानता है, ना वो जानवरों को पहचानता है, ना गांव वालों को पहचानता है, ना मीडिया कर्मियों को पहचानता है। उस आईडी के ब्लास्ट होने से गांव के लोग अपने गांव में ही दहशत में रहते हैं। अनियंत्रित तौर पर बिना मतलब के ये काम किया जा रहा है, जिसके कारण हजारों लोग परमानेंटली डिसेबल्ड हो गए हैं। किसी का पैर फट गया है, किसी की आंख नहीं दिखती है, किसी का हाथ फट गया है, कोई अन्य ढंग से अपंग हुआ है, चाहे वो आईडी ब्लास्ट हो या नक्सलियों के आक्रमण के कारण। ये सारे लोग आज उठकर खड़े हुए हैं और ये कहना चाहते हैं लोगों से जो मानवाधिकार की बात करते हैं और आकर के नक्सलवादियों का समर्थन करते हैं, उन लोगों से कि इनके विषय पर चिंता क्यों न की जाए, इनके विषय पर कोई चर्चा क्यों नहीं करता है, बस्तर के दर्द को क्यों नहीं समझा जाता, बस्तर के लोगों के इस परेशानी पर कब चर्चा होगी। और उन लोगों को इस बात का ताकीद होना चाहिए, इस बात का एहसास होना चाहिए कि अगर सरकार, माननीय विष्णुदेव साई जी की सरकार, माननीय अमित शाह जी के संकल्प से बस्तर से और पूरे छत्तीसगढ़ से, पूरे भारत से नक्सलवाद को समाप्त करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, तो उसमें जबरदस्ती का प्रोपेगेंडा खड़ा करके सुरक्षा बलों के मनोबल को तोड़ने का काम नहीं करना चाहिए। क्या हुआ है नक्सलवाद से बस्तर में, ये सब आपके सामने है। चाहे वो विकास के मार्ग पर हो, चाहे वो व्यक्तिगत जीवन के मार्ग पर हो, ये सब कुछ आपके सामने है। मुझे तो बड़ा ही आश्चर्य है, मैं बहुत अभिभूत हूँ आज सब आकर के यहाँ मेरे सरकारी निवास पर भी आए हैं। ये सब तो माननीय राष्ट्रपति महोदय से मिलकर आए हैं, ये तो माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी से मिलकर आए। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि जेएनयू पर भी जाकर के ये लोग आंदोलन करके आए, डीयू में जाकर आंदोलन करके आए, जंतर मंतर में धरना देकर आए। इन लोगों ने समूचे दिल्ली में पूरी दुनिया के प्रेस के सामने अपनी बात रखी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई नेता नहीं खड़ा, ये लोग स्वयं खड़े होकर के इन्होंने अपनी बात रखी। और आज दिल्ली अब ये बात समझने लगा है कि बस्तर का दर्द क्या है, क्या दर्द नक्सलियों ने बस्तर को दिया हुआ है, यह बात नहीं समझ। उधर छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रदेश में न्याय यात्रा निकालने जा रही है, जिसको लेकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि ये यात्रा प्रदेश में लगातार बढ़ते अपराध और महिलाओं के खिलाफ अत्याचार के खिलाफ निकाली जाएगी। उन्होंने साथ ही बताया कि इस न्याय यात्रा में कांग्रेस के तमाम बड़े पदाधिकारी शामिल होंगे। कल 27 सितंबर से 2 अक्टूबर लगातार 6 दिन गिरोध पुरी से बाबा गुरु घासीदास की जन्मस्थली तपोभूमि से दर्शन कर रायपुर गांधी मैदान में 2 अक्टूबर को समापन होगी। ये हम लोग का यात्रा छत्तीसगढ़ की जनता के हक के लिए, छत्तीसगढ़ की जनता की न्याय के लिए और लगातार बढ़ते अपराध के खिलाफ में और महिला अत्याचार के खिलाफ में, और जिस तरह से चाहे बलौदा बाजार की घटना हो या फिर कवर्धा की घटना हो, निर्दोष लोगों पर सरकार बिना जांच किए, बिना पड़ताल किए कार्रवाई कर रही है। इसके खिलाफ में कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया है कि 6 दिवसीय पदयात्रा रहेगी और
ये छत्तीसगढ़ न्याय यात्रा के रूप में छत्तीसगढ़ की जनता को न्याय दिलाने के लिए हम सरकार के नाकामियों को लेकर हम सीधा जनता के अदालत में जा रहे हैं और इसकी तैयारियां पूरी हो चुकी है। ये न्याय यात्रा ऐतिहासिक रहेगा। पार्टी के कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह है और क्षेत्र की जनता में भी जबरदस्त उत्साह है। हजारों की तादाद में लगातार यात्रा चलेगी 6 दिन और मैं समझता हूं कि छत्तीसगढ़ के इतिहास में सबसे बेहतर यह न्याय यात्रा रहेगा और हम सरकार की नाकामियों को हम जनता तक आसानी से पहुंचाएंगे। इसके लिए कांग्रेस पार्टी, हमारे तमाम कांग्रेस के नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है। उन्होंने बखूबी अपनी जिम्मेदारियां संभाल ली है और आज से स्वयं मैं रवाना हो रहा हूं कि कल के पदयात्रा न्याय यात्रा की तैयारियों के लिए। आज उसी क्षेत्र में हम लोग का पड़ाव रहेगा। कल सवेरे 9, साढ़े 9 बजे से यात्रा की शुभारंभ करेंगे और ये हमारा छत्तीसगढ़ न्याय यात्रा ऐतिहासिक रहेगा। कौन-कौन यात्रा में शामिल होंगे, कल क्या स्वरूप होगा इसको बताओ। कल हमारी पहला दिन है छत्तीसगढ़ न्याय यात्रा की। दर्शन कर हम इस न्याय यात्रा की शुरुआत करेंगे। पहला दिन तो हमारे तीनों प्रभारी सचिव माननीय विजय जांगिड़ जी, जरिता जी, एस संपत जी, हमारे तीनों प्रभारी सचिव रहेंगे। साथ ही हमारे छत्तीसगढ़ के लीडर ऑफ ऑपोजिशन माननीय चरणदास महंत जी, टीएस बाबा जी और तमाम वरिष्ठ नेता, विधायक साथी और फ्रंटल की पूरी टीम रहेगी और निश्चित रूप से कल शुभारंभ के अवसर पर ऐतिहासिक रहेगा और हम लोग को कांग्रेस पार्टी और हमारे कार्यकर्ताओं को मनोबल बढ़ाने के लिए प्रदेश के तमाम वरिष्ठ नेतागण भी उपस्थित रहेंगे। ये अरुण साहू जी कह रहे हैं कि आप उधर एक बार फिर हमारी खबर का असर देखने को मिला है, जहां महासमुंद के करणी कृपा पावर प्लांट खेरझिट्टी में मजदूरों के साथ हुई दुर्घटना के संबंध में कलेक्टर और जिला दंडाधिकारी विनय लंगेह ने विलंब से जानकारी देने के संबंध में कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए 3 दिन के भीतर समक्ष में उपस्थित होकर कारण स्पष्ट करने को कहा है। आपको बता दें कि करणी कृपा पावर प्लांट खेरझिट्टी में बीते दिनों घटित दुर्घटना में 3 मजदूर गंभीर रूप से घायल हुए थे, जिसकी सूचना प्रबंधन ने पुलिस और जिला प्रशासन को नहीं दी थी। गरियाबंद के घुमरापदर में चल रहे घटनाक्रम का आज 6ठे दिन मामले का निपटारा हुआ है। एसडीएम पंकज डहरे और एसडीपीओपी बाजीराव सिंह के नेतृत्व में अमला घुमरापदर गांव पहुंची और जहां पर डिवीजन स्तर के दोनों अफसर पहली बार पहुंचे थे। दरअसल हमने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया, जिसके बाद खबर का असर हुआ है, मामले पर एक्शन लिया गया है। पीड़ित पक्ष ने इलाज में हुए खर्च के वहन करने की मांग, इलाज का सारा खर्च वहन करने की हामी भर दिया है। बीते दिनों देवभोग वेयर हाउस से घुमरापदर राशन दुकान में विभाग की अधिकृत वाहन से राशन छोड़ने आया हुआ था, जिस दौरान चालू ट्रक आगे बढ़ने से बजाय पीछे आकर खड़ी चालक सवार ट्रैक्टर को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे चालक बुरी तरह घायल हो गया था। हमारा मांग एक ही था कि पीड़ित व्यक्ति का इलाज संपूर्ण भाव से ट्रांसपोर्ट द्वारा किया जाए और ये मांग को पिछले 5 दिनों से रखे थे। आज 6वां दिन में अनुविभागीय अधिकारी महोदय मैनपुर, अनुविभागीय पुलिस महोदय मैनपुर, पीआई अमलीपदर के समक्ष ये पहल हुआ है कि जो भी पीड़ित व्यक्ति का इलाज के प्रति खर्चा आएगा वो पूरा ट्रांसपोर्ट द्वारा किया जाएगा। इसलिए जो हमारे लोगों के द्वारा ट्रक रोका गया था उसको छोड़ दो ना। हाँ, छोड़ देंगे। सर, दुर्घटना के बाद
काफ़ी देर से एफआईआर दर्ज है, क्या क्या हुआ है इसमें? हाँ, ये ट्रक चालक जो है कहीं न कहीं से लापरवाही किया था, जो ट्रैक्टर चालक की चोटें आई है, और डॉक्टर का जो मेमो है उसके आधार पर अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है। और आगे की प्रक्रिया जैसे अब इलाज रायपुर में चल रहा है तो मेडिकल कटाएगी और उसके मेडिकल रिपोर्ट के अनुरूप और वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। वाहन जब्त किया जाएगा? हाँ, वाहन जब्त की जाएगी। राशन खाली कराएगा? हाँ, गाड़ी राशन संबंधित ग्राम पंचायत को उपलब्ध करा दिया जाएगा ताकि राशन बढ़ सके ग्राम पंचायत में। ड्राइवर की गिरफ्तारी होगी, ये कार्रवाई। हाँ, मामला शांतिपूर्ण निपटा सर? हाँ, मामला शांतिपूर्ण निपट गया है और गाँव वालों ने भी, जैसा गरीब परिवार है वो ड्राइवर ट्रैक्टर चालक, तो और ट्रक मालिक के बीच में आपसी सहमति बनी है और उस सहमति के आधार पर आज चावल रिलीज हो जाएगा। रास्ता निकाला गया, क्या समाधान हुआ? अभी वर्तमान में दोनों पक्षों में सहमति बन चुकी है और जो खाद्यान्न है उसको सुरक्षित संबंधित ग्राम पंचायत में पहुंचाया जाएगा और किसी विवाद की स्थिति नहीं आएगी, ऐसा उम्मीद करते हैं। बाकी अभी सहमति बन चुकी है। सर, ग्रामीण जो मांग कर रहे थे वो ट्रांसपोर्टर दोनों पक्षों में सहमति बन चुकी है। ये अनाज कब तक खाली हो जाएगा? हाँ, तुरंत कराएंगे उसको। अभी आज ही का खाली करा के संबंधित ग्राम पंचायत में भेजेंगे। उधर छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले में रेत माफियाओं के हौसले इतने बुलंद हैं कि अब वन विकास निगम की टीम पर भी जानलेवा हमला करने से पीछे नहीं हट रहे हैं। रेत माफिया लगातार रेत का अवैध उत्खनन कर रहे हैं और रेत चोरी रोकने गई वन विकास निगम की टीम पर जानलेवा हमला किया गया है। मामले में वारदात को अंजाम देने के बाद रेत माफिया वहां से फरार हो गए। आपको बता दें कि घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपियों की तलाश की जा रही है। कालामोहा के पास कुदुल झोरी नाला है, जहां पे इसे कुछ ग्रामीणों के द्वारा अवैध रेत उत्खनन की सूचना वन विकास निगम के अधिकारियों को मिली थी, जिसमें उसके स्टाफ जो है अवैध रेत उत्खनन रोकने के लिए गए हुए थे, जिसमें वहां लगभग 15 से 20 ग्रामीणों के द्वारा उनके ऊपर हमला कर दिया, जिसमें वन विकास निगम के जो अधिकारी हैं गणेश चंद्र वंशी और अनिल कुर्रे, इनको काफी चोट आई थी, जिनके रिपोर्ट पर थाना कुगदूर में अपराध पंजीबद्ध किया गया है और इसमें शासकीय कार्य में बाधा, बल प्रयोग, जान से मारने की नियत से हमला आदि धाराओं के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है। आरोपियों की पतासाजी की जा रही है, शीघ्र गिरफ्तार करके उनको जुडिशियल रिमांड पर भेजा जाएगा। उधर तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसाद में जानवरों की चर्बी और मछली के तेल की मिलावट के विवाद से देश भर में चर्चा छिड़ी हुई है। इसके बाद कई मंदिरों ने बाहरी प्रसाद पर बैन भी लगा दिया है। अब इस संदर्भ में मां पाताल भैरवी मंदिर, डोंगरगढ़ मां बम्बलेश्वरी मंदिर, श्रृंगारपुर और बालाजी मंदिर समेत प्रमुख मंदिरों से प्रसाद का सैंपल लिया जाएगा। मंदिरों में भी प्रसाद की गुणवत्ता की जांच के आदेश दिए गए हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस ने भी प्रदेश के सभी मंदिरों के प्रसादों की गुणवत्ता जांच करने की मांग की थी। बीजेपी के वरिष्ठ विधायक अजय चंद्रकार ने भी इसका समर्थन किया है। उन्होंने कहा है कि प्रदेश ही नहीं, देश में जहां आस्था जुड़ी है वहां स्वच्छता और पवित्रता का ख्याल रखा जाना चाहिए। प्रदेश ही नहीं, देश में जहाँ पे आस्था जुड़ी है वहाँ पे शुद्धता, पवित्रता का ख्याल रखा जाना चाहिए और इसके लिए जो कदम उठाए जा सकते हैं वो कदम उठाया जाना चाहिए। मैं समर्थन करता हूँ इस बात का। राज्य सरकार का निर्णय हो, व्यक्तिगत स्तर पर निर्णय हो, जो भी हो, शुद्धता पवित्रता के साथ समझौता नहीं होना चाहिए। लाखों लोगों की आस्थाएं जुड़ी। ओरछा विकासखंड के ग्राम बिल्यूलेर निवासी केराम बांस से जो है बनाए घेरे पर जो है काम कर रहे थे, तभी एक बल्ली से उन्हें घायल कर दिया। गंभीर रूप से घायलों को पुल ना होने के कारण 15 किलोमीटर दूर ग्रामीणों की मदद से जान जोखिम में डालकर नदी पार कर ग्राम गत्ताकाल ले जाया गया, जहां पर सरपंच पिल्लू राम उसेड़ी ने ट्रैक्टर से उन्हें अस्पताल पहुंचाया। तो ये तस्वीर आपके सामने है कि किस तरीके से जो है आधुनिक भारत में भी कैसे जो लोग घायल को उपचार के लिए पहुंचाने में लगे हुए हैं और एक जो नहर है उसको पार कर कर जान जोखिम में डालकर उसको अस्पताल खटिया पर मरीज को नदी पार कराते हुए ले जा रहे हैं। तो ये आधुनिक भारत में आज भी इस तरीके की तस्वीरें सामने निकल कर आ रही हैं।
जो कि सरकार के सैकड़ों दावे यहां पर फेल होते नजर आ रहे हैं। उधर कांकेर में 2 कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। सूत्रों के अनुसार 2 कार वाहन चालकों के बीच रेस का मामला बताया जा रहा है, जहां तेज रफ्तार के चलते दोनों कार वाहन चालक कार की गति को नियंत्रित नहीं कर पाए और दोनों वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गए। हालांकि पुलिस ने अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं की है। दोनों कार में लगभग 10 लोग सवार थे, जिसमें 6 लोगों को गंभीर चोटें आई हैं, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं बाईपास में आए दिन दुर्घटना होती रहती है, जिसकी जानकारी जिला प्रशासन को दी जा चुकी है। उसके बाद भी प्रशासन की तरफ से दुर्घटनाओं को रोकने के लिए अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए। तो अभी तक पुलिस ने इस पर कोई भी रोकथाम के लिए ठोस कदम नहीं उठाए हैं। तो 2 वाहन जिस तरीके से दुर्घटनाग्रस्त हुए हैं उसकी एक तस्वीर आपके सामने टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। लेकिन ये पूरा मामला रेस से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है और दोनों ही कारों में अगर बात की जाए तो 10 लोग सवार होने की यहाँ पर बात कही जा रही है, जिसमें से 6 लोगों को गंभीर चोटें भी आई हैं। उधर गौरेला पेंड्रा मरवाही को जिला बने लगभग 4 साल गुजर जाने के बाद भी यहां के आमजनों को भारी दिक्कतों से होकर गुजरना पड़ रहा है। वहीं गौरेला पेंड्रा मरवाही आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जहां के छात्रों को जाति प्रमाण पत्र एक महत्वपूर्ण दस्तावेज की जरूरत पड़ती है, किंतु अभी भी ऐसे कई लोग हैं जो इससे वंचित हैं। पूरा मामला मरवाही जनपद पंचायत के दूरस्थ अंचल ग्राम पंचायत पंडरी का है, जहां धनुहार समुदाय के लगभग 20 से 25 परिवार के लोगों का जाति प्रमाण पत्र अब तक नहीं बन पाया है, जिसके कारण वहां रहने वाले परिवारों के बच्चों को शासकीय योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। इसी के साथ इन लोगों की और भी कई समस्याएं हैं। जाति वगैरह बना है आप लोग? नहीं बना है भैया। जाति नहीं बना है? नहीं बना है। अच्छा, निवास वगैरह? नहीं। आय? नहीं बना है। नहीं बना है। और कोई अधिकारी कर्मचारी आते हैं यहाँ? नहीं आते हैं भैया। और पानी वानी की समस्या भैया? बाहर से लाते हैं भैया, उसी मांग करते हैं बाहर नाका से। पीने के लिए भी बाहर से लाते हैं? पीने के लिए बाहर से लाते हैं खेत से। हाँ। और रोड बना है भैया यहाँ? नहीं बना है भैया। बच्चों का पढ़ाई लिखाई कैसे करवाते हैं भैया बिना प्रमाण पत्र का? नहीं भाई नहीं बना है भैया जाति प्रमाण पत्र। तो नहीं, बच्चों को कैसे पढ़ाते हैं आप लोग? कोई पढ़ने नहीं होता है तो कहाँ मांगते हैं मिसल। जाति प्रमाण पत्र मांगते हैं, मिसल मांगते हैं, तो हाँ। जाति प्रमाण पत्र नहीं बन पाया है ना? नहीं बन पाया है। छोटी, आपका जाति प्रमाण पत्र बना है आप लोगों का? नहीं बना। तो आप लोग पढ़ाई लिखाई कैसे करते हैं अपना? जाति प्रमाण मांगते हैं तो नहीं बना है। नहीं बना है तो नहीं दे पाते हैं जी। अच्छा, तो आगे का पढ़ाई आप लोग कैसे करेंगे? छाड़ देंगे। अच्छा, नहीं कर पाएंगे पढ़ाई आगे का? अच्छा, कौन सी कक्षा में है? 9वीं। कहाँ पढ़ती है? जाति प्रमाण पत्र को लेके बहुत सारे ग्राम पंचायतों से मामला सामने आ रहा है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? जी, अभी तक जो मेरे को जानकारी है कि मिसल के आधार पे जो है आदिवासी समाज का जो है जाति प्रमाण पत्र बन रहा है। अगर किसी के पास जो है 1950 से पहले का कोई दस्तावेज है उसके आधार पे भी बनता है, और ओबीसी के लिए जो है 1984 से पहले का कोई दस्तावेज। इस प्रकार से इसमें व्यवस्था बना हुआ है, तो मुझे लगता है कि अधिकतर लोगों का बन रहा है। सर, एक ग्राम पंचायत पंडरी का मामला है, वहाँ के छात्र छात्राओं को जाति प्रमाण पत्र को लेके काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। क्या कुछ मामला है सर? आपके माध्यम से भी जानकारी प्राप्त हो रही है कि वहाँ पे जाति प्रमाण पत्र के संबंध में समस्या है करके विकासखंड शिक्षा अधिकारी और सभी संबंधित समन्वयकों को बैठक लेकर के जाति प्रमाण पत्र की सरलीकृत प्रक्रिया के बारे में अवगत करा दिया गया है। जिस बालक के पास 1950 के पूर्व का दस्तावेज नहीं है, ऐसे इनके लिए ग्राम सभा का प्रावधान। उधर बस्तर शांति समिति के बैनर तले छत्तीसगढ़ से निकलकर दिल्ली की यात्रा पर गए 50 से अधिक नक्सल पीड़ित बस्तरवासी अब रायपुर लौट चुके हैं। इसको लेकर पीड़ितों ने राजधानी रायपुर के प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस की
और अपनी दिल्ली यात्रा के बारे में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि दिल्ली में हम पीड़ितों ने राष्ट्रपति से लेकर केंद्रीय गृह मंत्री तक अपनी पीड़ा सुनाई और बस्तर की वास्तविक स्थिति से उन्हें अवगत कराया। इसके अलावा पीड़ित बस्तरवासी जेएनयू और दिल्ली यूनिवर्सिटी के कैंपस में भी पहुंचे, जहां उन्होंने वहां पढ़ने वाले विद्यार्थियों से संवाद किया और नक्सलियों के साथ साथ उनके शहरी समर्थकों को भी ललकारा। इसके साथ ही पीड़ितों ने बताया कि दिल्ली पहुंचने के बाद उन्होंने सबसे पहले 19 सितंबर को जंतर मंतर में मौन विरोध प्रदर्शन किया और इसके प्रदर्शन के दौरान पीड़ितों ने बस्तर में शांति स्थापित करने की मांग की। उधर सक्ती में पेट्रोल पंप संचालकों की मनमानी बढ़ती जा रही है। ऑयल कंपनी के नियम और निर्देशों के खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। पेट्रोल पंप में लोगों की सुविधा के लिए बनाए गए बाथरूम और पीने का पानी बुरा हाल है। चारों ओर गंदगी का अंबार है। पेट्रोल पंप में लगे फ्री एयर मशीन भी महीनों से बंद पड़े हैं। वहीं लोगों की दर्जनों शिकायतों के बाद भी व्यवस्था सुधारने को लेकर पंप संचालक जरा भी गंभीर नहीं दिख रहे हैं। हाल ही में बिलासपुर कमिश्नर ने निरीक्षण के दौरान व्यवस्था को लेकर काफी नाराजगी भी जताई थी, जिसके बाद सक्ती कलेक्टर ने सभी पेट्रोल पंप की जांच के निर्देश दिए। मगर सवाल यह उठता है कि आखिर ऑयल कंपनी के अधिकारी इतनी शिकायतों के बाद भी कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? आखिर पेट्रोल पंप संचालक की मनमानी में उनका साथ क्यों दे रहे हैं? अभी हमारे पास वर्तमान में कमिश्नर साहब की तरफ से एक निर्देश आया था। निर्देश में ये बताया गया है कि जितने भी पेट्रोल पंप्स हैं वहाँ बेसिकली मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए, जैसे टॉयलेट्स हो गए, ड्रिंकिंग वाटर हो गए, जो बेसिक फैसिलिटीज़ होती है वो बेसिकली इंश्योर्ड होना चाहिए। इसमें कमिश्नर साहब की मंशा ये है कि आप जब कभी भी ट्रैवल करते हैं आपको बेसिकली जो स्टॉपेज पॉइंट होता है वो नॉर्मल कोर्स में एक पेट्रोल पंप होता है। पेट्रोल पंप जो है वो बेसिकली आपको स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराए, साथ में जो है आपको बेसिकली टॉयलेट की फैसिलिटीज़ दे। कारण क्या है, आपके साथ में फीमेल कोई अगर ट्रैवल करता है, बच्चा ट्रैवल करता है, तो बेसिकली उनके लिए बाहर में शौच ना करके एक टॉयलेट में शौच करना ज़्यादा आसानदायक रहता है। इसी सुविधा को इंश्योर करने के लिए कमिश्नर साहब ने एक नई पहल की है, जिसके द्वारा उन्होंने जितने भी कलेक्टर्स थे उनको सभी को निर्देशित किया है संभाग में कि वो जो है इंश्योर करे कि जितने भी टॉयलेट्स हैं उनको बेसिकली क्या बोलते हैं स्टैंडर्ड्स में मेंटेन करके रखा जाए, स्वच्छता के साथ रखा जाए और ये सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल रहे सारे लोगों को। प्लस जो आपके खाद्य अधिकारी थे उनको बेसिकली बता दिया है कि आप जो है निरीक्षण करें और जहाँ जहाँ सुविधाएं नहीं है या गुणवत्ता नहीं है वो सब जगह जो है सुधार करवाए। और जो कमिश्नर साहब का निर्देश है और जो उनकी एक अच्छी भावना है, अच्छी पहल है, उसको हम सकारात्मक रूप से। उधर छत्तीसगढ़ में सहायक शिक्षक पद पर नियुक्त का विवाद जो है पिछले 1 साल से लंबित था। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने इस मामले में सरकार के विरुद्ध अभ्यर्थियों के पक्ष को सही ठहराया था, परंतु प्रदेश सरकार ने उच्च न्यायालय के आदेश के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में अपील की थी। उच्चतम न्यायालय में उच्च न्यायालय के निर्णय को सही ठहराते हुए प्रदेश सरकार की याचिका को खारिज करते हुए पूर्ण रूप से निस्तारित कर दिया है। बता दें कि प्रदेश सरकार ने अब तक भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं की है। मेरा नाम शिखा है। मैं कोरबा से आज यहाँ रायगढ़ न्याय रैली में शामिल होने आई हूँ और यहाँ मैं कोरबा से ही नहीं, यहाँ प्रदेश के हमारे जगह जगह से लोग आए हैं अपने लिए न्याय की मांग करने के लिए। हम यहाँ रायगढ़ में कलेक्टर जी को ज्ञापन दिए हैं कि वो हमारी बात माननीय मुख्यमंत्री तक पहुँचाए और हमें जल्दी से जल्दी नियुक्ति और न्याय दिलाने की बात करें। क्या मांग है सर? हमारी मांग है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया है उसका हमारा शासन से इतना ही कहना है कि उस ऑर्डर को हमारी शासन फॉलो करे। संविधान ने सभी को एक बराबर हक अधिकार दिए हैं। हमारा हक अधिकार जब संविधान ने और कोर्ट ने दे दिया है तो क्यों सरकार हमारे लिए इतना देरी कर रही है? हम लोगों ने हाई कोर्ट में लड़ाई लड़ी, 2 अप्रैल को हमारा आ गया जजमेंट। उसके बाद में सरकार का बीएड का पक्ष लेते हुए वहां सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी लगाई। वो भी एसएलपी तब लगाई जब उनका समय पूरा हो गया, आचार संहिता का बहाना बनाया। उसके बाद कहा कि जब हमारी एसएलपी लगी है सुप्रीम कोर्ट में, बृजमोहन जी ने कहा कि जैसे ही वहां का ऑर्डर आएगा एसएलपी में सुप्रीम कोर्ट में, हम तुरंत ही आप लोगों की नियुक्ति कर देंगे। अब एसएलपी लगे और एसएलपी वहां लगने के बाद खारिज हुए। लगभग हम लोग को 15 से 20 दिन हो गए हैं। हम सड़कों पे घूम रहे हैं, भटक रहे हैं, अपनी नियुक्ति के लिए गुहार लगा रहे हैं। हमारी सरकार से
हाथ जोड़ के विनती है कि हमें इस तरीके से धूप में बारिश में भटकते हुए मत छोड़े। हम बेरोजगार हैं, हमारे पास कोई भी साधन नहीं है आय का। अब जब सरकार ने और कोर्ट ने हमारे हक में दे दिया फैसला, तो क्यों हमारी नियुक्ति को इतनी देर कर रही है? सभी को हक है, सभी को अधिकार है। हमने अपने हक की लड़ाई कोर्ट में लड़ी, सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, आज हम जीत के खड़े हो गए हैं। उसके बाद हमारी नियुक्ति में देर क्यों होती है? हम विभाग जाते हैं तो विभाग में बोला जाता है कि सरकार हमें आदेशित करेगी तो हम तुरंत नियुक्ति कर देंगे। तो सरकार से जानना है कि क्यों हमारी नियुक्ति में इतनी देरी हो रही है। दोनों कोर्ट के ऑर्डर आगे, क्या कोर्ट बड़ा है कि न्यायालय बड़ा है? न्यायालय ने हमारे हक में ऑर्डर दे दिया है, तो क्यों सरकार इतना समय लगा रही है हमें अपनी हमारी नियुक्ति और हमारे अधिकार से प्रपोषित करने के लिए? ये समय इतना देर हो गया है। सर, हमारी हाथ जोड़ की नियुक्ति की जल्दी से जल्दी हमको नियुक्ति दें। अगर ये और ढील ढवाला होता है तो अगली आपकी रणनीति क्या रहेगी? हमारी रणनीति सर ऐसे ही रहेगी। हम बिल्कुल शांत और चुप नहीं बैठने वाले हैं। जब तक नियुक्ति नहीं लेंगे तब तक हमारे में कोई सुस्ती नहीं होगी। हम इसके बाद रायपुर भी जाएंगे, रायपुर में अनशन में बैठेंगे, आमरण अनशन में बैठेंगे, और अगर सरकार को नहीं देना है तो बता दे, हम मृत्यु दे दंड दे दे हमें। आज दिनांक 25/9/2024 को डीएड जो डिप्लोमा है उसके धारक कुछ कर्मचारीगण मेरे पास ज्ञापन देने के लिए उपस्थित हुए। ज्ञापन में उनका विषय था कि माननीय न्यायालय के किसी एक निर्णय का संदर्भ उन्होंने दिया हुआ है, उस निर्णय के तारतम्य में आवश्यक कार्रवाइयां जो हैं शासन स्तर से वो उसकी मांग कर रहे हैं, उसे किए जाने का। साथ में एक निर्वाचन आयोग के लिए भी उन्होंने पत्र प्रेषित किया है कि निर्वाचन ड्यूटी से हमें मुक्त रखा जाए। इस बाबत उनके द्वारा एक ज्ञापन प्रस्तुत किया गया है। दोनों ज्ञापनों को मेरे द्वारा प्राप्त किया गया है और प्राप्त करने के उपरांत में वरिष्ठ अधिकारियों के संज्ञान में लाकर, चूंकि शासन स्तर के विषय हैं वो दोनों, तो हम लोगों से शासन स्तर पर आवश्यक। सर, क्या कारण है जो इनका मामला इतना डिले किया जा रहा है या हो रहा है? उसे एक बार मैं, चूंकि आज प्रथम बार ज्ञापन है, उसको अध्ययन कर लेता हूँ ज्ञापन का। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।